हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन एंड एक्सरसाइज। आप देखिए कि एक्सरसाइज और रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपस में कितना गहरा ताल्लुक है और हम इसके एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे। कोई ना कोई क्वेश्चन रेस्पिरेटरी सिस्टम से और एक्सरसाइज से ज़रूर आता है। तो मैं सबसे पहले आज आपको बताऊं कि मैं आपको ऐसा समझाऊंगी कि कोई नहीं समझा सकता आपको इससे अच्छा इसके बारे में। सबसे पहले जो बात आपको जानने की ज़रूरत है वो ये है कि देखिए हमारे जिस्म के अंदर सबसे पहले ट्रिकिया होती है। ट्रिकिया हमारी एक सांस की नाली होती है, ये सांस की ट्यूब कह सकते हैं, एयर ट्यूब कह सकते हैं। तो ये जो एयर ट्यूब होती है ये जाके हमारे फेफड़े के अंदर चली जाती है। ये हमारा एक फेफड़ा हो गया और ये हमारा दूसरा फेफड़ा हो गया। जब ये ट्रिकिया जो कि लगभग कोई 12 सेंटीमीटर होती है, तो ये जब यहाँ पे आती है, यहाँ से ऊपर तो एक आ रही होती है पर नीचे जाके ये 2 में डिवाइड हो जाती है। ये जहाँ से 2 में डिवाइड होती है, ये जो 2 लैदा से बन चुकी हैं इनको हम ब्रोंकी कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? ब्रोंकी। इनको हम ब्रोंकी कहते हैं। ये आपने याद रखना, ये दो शाखें ब्रांचेस निकल गई है ना ट्रिकिया में से, इनको हम ब्रोंकी कहते हैं। और ये ब्रोंकीज आगे जाके पतली पतली ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती हैं। और ये जो छोटी छोटी शाखें आगे जाके ब्रोंकी की निकल गई हैं इनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। चौथी बात जो है वो ये है कि इन तमाम शाखों के एंड में छोटे छोटे से गिलाफ से बने होते हैं। तमाम शाखों के आखिर में कुछ शाखें ऊपर ही ख़त्म हो जाती हैं और कुछ शाखें नीचे ख़त्म होती हैं। ये शाखें जो ब्रीक हैं इनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ये जो जहाँ पे ये गिलाफ बने हुए हैं ये जो इन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। और यही जो एल्वियोलाई है यहीं से गैसेस एक्सचेंज होती हैं, तो ये बातें याद रखने की आपको ज़रूरत है। हमारी ये ट्रिकिया है, ये हमारी ट्रैकिया है या ट्रिकिया जो भी, तो ये हमारे एल्वियोलाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकी एंड ट्रिकिया, इससे मिलके हमारे फेफड़ा एक पूरा बन जाता है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा हम इस चैप्टर इसको कैसे पढ़ उस एमसीक्यूज़ को, इन एमसीक्यूज़ को पढ़ने का क्या फ़ायदा अगर आपको बेसिक ही नहीं पता होगी। इसलिए मैंने आपको बेसिक बता दी कि ट्रेकिया जो है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। ये ब्रांचेस जहाँ पे डिवाइड होती है इनको ब्रोंकी कहते हैं, दोनों ब्रांचेस को। और ये जो ब्रोंकी होती हैं ये आगे से बारीक शाखों में बदल जाती हैं ब्रांचेस में, उन ब्रांचेस को ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। हर ब्रोंक्यूल्स के आखिर में एक जालनुमा एक गिलाफ होता है, छोटी छोटी कैपिलरीज का। इन कैपिलरीज को एल्वियोलाई कहते हैं। इन्हीं एल्वियोलाई के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल के हम उसको एक्सेल कर देते हैं। ऑक्सीजन जो है वो इन्हीं एल्वियोलाई जरिए हमारे खून में चली जाती है। तो ये सारा प्रोसेस एल्वियोलाई में होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज़। हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, इफ़ द इक्वल प्रेशर पॉइंट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इज़ इन द लोअर ब्रोंकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। वो कहता है कि अगर हमारी लोअर ब्रोंकी के अंदर इक्वल प्रेशर है ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन, हम सांस बाहर निकालते हैं, तो फिर इनमें से कौन सी बात जो है वो ट्रू है। तो कहता है एक्सपिरेटरी फ्लो वुड बी एफर्ट डिपेंडेड। हमारा जो एक्सपिरेटरी फ्लो होगा वो हमारी एफर्ट पे डिपेंड होगा कि हम उसको कैसे एक्सहेल कर रहे हैं, सांस जो है वो कितनी शिद्दत से खारिज कर रहे हैं। तो ये जो हमारा एक्सपिरेटरी फ्लो होगा, जो हमारी एक्सपिरेशन होगी वो हमारी एफर्ट पे डिपेंड कर रही होगी। अगर तो लोअर ब्रोंकी जो है इक्वल प्रेशर है लोअर ब्रोंकी पे, तो ये अगर आप सिर्फ इतने समझ लीजिए, आपके लिए इतने समझना काफ़ी है। इससे डीप समझने का आपके लिए काफ़ी नहीं है, वरना हम एक पॉइंट पे ही 1 घंटा लगा सकते हैं अगर हम इतना ही डीप इसको पढ़ने की कोशिश करें। लेकिन हमारे लिए स्पोर्ट्स साइंस स्टूडेंट कितना पढ़ना है हम उतना ही पढ़ेंगे। तो ये पता चल गया हमें कि ये हमारी एफर्ट पे डिपेंड करती है एक्सप्रेशन फ्लो। उसके बाद है फिजिकल एक्सरसाइज डन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड
एरोबिक एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज ऑक्सीजन की मौजूदगी में या ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं उसको एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। और जो एक्सरसाइज हम करें और हमारी बॉडी ऑक्सीजन को यूज़ ना करे एनर्जी बर्न करने के लिए, उसको हम एनएरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? एनएरोबिक एक्सरसाइज, जिसमें हमारी बॉडी हमें एनर्जी देने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करती, विदाउट ऑक्सीजन का हमें वो एनर्जी दे देती है, तो उसको हम एनएरोबिक कहते हैं। तो ये उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट ब्रांचिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्री डैट हैज़ गैस एक्सचेंजिंग कैपेबिलिटीज़ है। वो कह रहा है हमारी जो ब्रोंकियल ट्री होता है, जो हमारा फर्स्ट ब्रांचिंग होती है ब्रोंकियल ट्री की। आपको कि ब्रोंकियल क्या था? ये जो हमने पढ़ा है ना ब्रोंकी, ये ब्रोंकी है। और अगर ये वाली है, अगर हम अकेले पढ़ेंगे इसको तो ये ब्रोंकियल है, और अगर हम दोनों को पढ़ें तो ये ब्रोंकी है। तो इनकी जो फर्स्ट ब्रांचेस होती हैं जो इनमें से निकल रही हैं, उनका काम क्या है? उनका काम है ब्रोंकी ट्री डैट हैज़ कैपिलरीज विद द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ब्रांचिंग। वो कहता है जो फर्स्ट ब्रांचिंग होती है ब्रोंकियल ट्री की, उनका नाम होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। क्या होता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। ये कोई इतना मुश्किल नहीं था। दोबारा मैं आपको बताती हूँ कि जब हमारी ट्रिकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जिसको उसने ब्रोंकी का या ब्रोंकियल का नाम दिया। एक को ब्रोंकी कहते हैं, दो को ब्रोंकी कहते हैं और एक को ब्रोंकियल कहते हैं। तो ब्रोंकियल की जो फर्स्ट ब्रांचेस होती हैं, मैंने बताया इसमें से ब्रांचेस निकलती हैं, उनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो उसने यही कहा कि जो फर्स्ट ब्रांचेस हैं वो क्या हैं? वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी पार्ट ऑफ एन एसिनस है। अब एसिनस का जो पार्ट होता है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होती हैं। उसके बाद है इफ़ यू इंक्रीज द लेफ्ट एंड आर्टेरियल pressure from 5 millimeter mercury to 15 millimeter mercury, what effect would that have on pulmonary circulation। वो कहता है कि अगर आप अपना जो लेफ्ट आर्टरी, यह आर्टेरियल नहीं आएगा, यह आर्टेरियम भी कह सकते हैं, जो हमारा दिल का, जहाँ से हमारे फेफड़ों से ब्लड साफ होके वापस दिल में जाता है, तो हमारा जो लेफ़्ट आर्टेरियम होता है वो उसको रिसीव कर लेता है। लेफ़्ट आर्टेरियम जो होता है वो इसको रिसीव करता है। तो अगर हम जो लेफ़्ट आर्टेरियम का प्रेशर है वो 5 मिलीमीटर मरकरी से 15 मिलीमीटर मरकरी कर दें, तो उसका हमारी जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये बात वो पूछ रहा है। यहाँ इसने जवाब ये लिखा है, आई डोंट नो इट इज़ अ राइट और रॉन्ग आंसर। यहाँ आंसर ये लिखा हुआ है ब्लड फ्लो वुड ऑलमोस्ट और कम्प्लीटली स्टॉप। वो कहता है कि जो ब्लड फ्लो होगा वो स्टॉप ही हो जाएगा अगर इतना ज़्यादा प्रेशर जो है वो बिल्ड हो जाएगा। 5 मिलीमीटर मरकरी से 15 मिलीमीटर मरकरी अगर इसका प्रेशर हो जाए लेफ़्ट आर्टेरियल का, तो ब्लड फ्लो होना ही स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉर्मल अकरेंस विच इंक्रीजिंग एज है। वो कहता है कि जब इंसान की एज बढ़ती है तो इसमें से जो जो सिम्टम्स सामने आते हैं, इन तमाम दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सिस्टम है जो नॉर्मल सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर उसने कहा है कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंक्रीज़। वो कहता है कि जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंक्रीज़ है, ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जब इंसान की एज बढ़ती है तो उसका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होता बल्कि डिस्क्रीज़ हो जाता है। इसलिए ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि उसने पीछे यही पूछा है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो कि एज के बढ़ने के साथ से ठीक नहीं बताई गई। उसके बाद हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पायरोमेट्री मेजरमेंट हैज़ द ग्रेटेस्ट सेंसिटिविटी फॉर डिटेक्टिंग अर्ली एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। वो कहता है कि इनमें से कौन सी स्पायरोमेट्री मेजरमेंट है जिसके अंदर ग्रेटेस्ट सेंसिटिविटी है कि वो जो अर्ली फ्लो है उसकी जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसको डिटेक्ट कर सके। अब आप कहोगे व्हाट इज स्पायरोमेट्री मेजरमेंट क्या है। स्पायरोमेट्री मेजरमेंट ये होती है कि एक मशीन होती है जिसको हम स्पायरोमीटर मशीन कहते हैं। उस मशीन के साथ एक ट्यूब लगी होती है जिसके अंदर आप ब्रीथिंग करते हैं, और ये पूरा प्रोसेस जो होता है ये स्पायरोमेट्री कहलाता है।
उस मशीन जिसका नाम स्पायरोमीटर से ट्यूब लगी, एक ट्यूब होती है उस मशीन के साथ, इसके अंदर आप ब्रीथिंग करते हैं तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस स्पायरोमेट्री मेजरमेंट कहलाता है। वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्पायरोमेट्री मेजरमेंट इज़ द परफेक्ट मेजरमेंट फॉर डिटेक्टिंग द एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। तो कह रहा है कि जो F25 से 75 वाली स्पायरोमेट्री मेजरमेंट है डैट इज़ द परफेक्ट मेजरमेंट। तो मैंने तो जितना आपको पता होना चाहिए था उतना बता दिया है कि स्पायरोमीटर क्या होता है, स्पायरोमेट्री मेजरमेंट क्या होती है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जब आप इंस्पायरेशन करते हैं यानी सांस लेते हैं तो इनमें से कौन सी मेजरमेंट है जो नहीं होती। द रिब्स मूव अपवर्ड। जब सांस लेते हैं तो आपके रिब्स अपवर्ड मूव करती हैं, डैट इज़ द परफेक्ट। डायफ्राम लिफ्ट अप। वो कह रहा है डायफ्राम लिफ्ट अप नहीं होता बल्कि डायफ्राम तो सुकर जाता है। तो इसीलिए ये हमारा जो है ये वाला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन हाउ डज एल्व्यूलर प्रेशर कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो कहता है कि जब आप इंस्पायरेशन करते हो, जब आप सांस लेते हो तो आपका जो एल्व्यूलर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कैसे कंपेयर कर सकते हैं आप। तो वह कहता है कि जो एल्व्यूलर प्रेशर है वो लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जब आप सांस इनहेल करते हो यानी इंस्पायरेशन यानी थिंक करते हो, डेट इज़ इंस्पायरेशन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रेशर डिफरेंस डैट एक्स टू द डिस्टेंट द लंग्स है। वो कहता है कि इनमें से ऐसा कौन सा रिप्रेजेंट है जो कि प्रेशर डिफरेंस को बता रहा है जो कि लंग्स के ऊपर असर कर रही है। तो कह रहा है कि जो ट्रांसपुटमेनरी प्रेशर है ये इफ़ेक्ट करता है लंग्स के ऊपर। प्रेशर डिफरेंस डेट एक्ट्स टू द डिस्टेंस द लंग्स। तो डिस्टेंस द लंग्स के ऊपर जो प्रेशर डिफरेंस एक्ट करता है वो ये वाला प्रेशर है, ट्रांसपुटमेनरी प्रेशर। उसके बाद है इफ़ अ पेशेंट हैड अ प्रोग्रेसिव लंग डिसीज डैट रिक्वायर्ड एन ever increasing pressure to fill the same volume of lung, how would the lungs compliance be affected। वो कह रहा है अगर एक पेशेंट है और उसको प्रोग्रेसिव लंग डिसीज़ है जो कि रिक्वायर करती है इंक्रीजिंग प्रेशर टू फिल द सेम वॉल्यूम ऑफ लंग, तो हाउ वुड द लंग्स कंप्लाइंस बी अफेक्टेड। तो हमारी जो लंग्स की कंप्लाइंस है वो कैसे अफेक्ट होगी। वो कहता है कि जो लंग्स की कंप्लाइंस होगी वो डिस्क्रीज़ कर जाएगी अगर उस बंदे को प्रोग्रेसिव लंग डिसीज़ है। अच्छा मैं आपको बात बता दूँ कि समटाइम मे बी आई प्रोनाउंस सम वर्ड्स, मैं कुछ वर्ड्स में भी मुश्किल वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में गलती करूं, ठीक है, चाहे मेरा नॉलेज जिस लेवल का भी हो, लेकिन हो सकता है कि मैं समटाइम ऐसा होता है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन में गलतियां होती हैं लफ्ज़ों को बोलने में। इसका जो रीज़न होता है वह यह है कि मेरी जितनी भी एजुकेशन थी ना शुरू में वो सारी उर्दू मीडियम थी, जिसकी वजह से मेरे को इंग्लिश में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको प्रोनाउंस करते हुए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फील होती है। तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर दिया करो और जो आपको नॉलेज मिल रहा है आप उस पर सारा फोकस किया करो जो कि आपके लिए मेन चीज़ है जिसके लिए आप चैनल पर आए हो। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपनी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर काम करूँ। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट MCQ की। एनास्थमा सफ़र finds she has to breathe at twice her normal rate, how does the affect her dynamic compliance। अच्छा वो कह रहा है कि अगर किसी पर्सन को अस्थमा है तो उसको अपनी नॉर्मल रेट की ब्रीथिंग के लिए 2 बार सांस लेना पड़ता है। एक नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए ये नॉर्मल रेट पर सांस लेने के लिए उसको 2 बार सांस लेना पड़ता है। तो ये जो 2 बार सांस लेना नॉर्मल एयर के लिए ये उसकी डायनामिक कंप्लाइंस को कैसे अफेक्ट करता है। हमारी बॉडी के अंदर ना 2 तरह की कंप्लाइंस होती है, एक होती है स्टैटिक कंप्लाइंस और एक होती है डायनामिक कंप्लाइंस, ठीक है। तो वह कह रहा है कि जो डायनामिक कंप्लाइंस है उसके ऊपर ये जो अस्थमा है ये कैसे अफेक्ट करता है। तो डायनामिक कंप्लाइंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है अगर किसी पर्सन को अस्थमा है। अस्थमा क्या होता है, अस्थमा ये होता है कि हमारी जो ब्रोंकी होती है, ये जो 2
ब्रांचेस निकलती हैं ट्रेकिया में, जिसको ब्रोंकी कहते हैं दोनों को। ये जो ब्रोंकी होती हैं ये सूज जाती हैं अस्थमा के पेशेंट में। जब ये इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं तो जिसकी वजह से इनका जो एरिया स्पेस होती है इनके बिटवीन वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक पर्सन को सांस लेने में मुश्किल फील होती है और उसको 2 बार सांस लेना पड़ता है नॉर्मल रेट तक एयर को कंज्यूम करने के लिए फेफड़ों के अंदर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, ये मैंने छोड़ देना ये MCQs। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है Which of the following is not true concerning respiratory distress syndrome in premature infant है। अच्छा, ये जो वो कहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो ठीक, जो बहुत कौन सी बात है जो ठीक नहीं है। अगर हम बात करें कि डिस्ट्रेस सिंड्रोम की, जो कि छोटे बच्चों में अगर हो, प्री मेच्योर इन्फेंट्स में अगर हो जी, तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है देयर एबिलिटी टू सिंथेसाइज DPPC इज़ लिमिटेड है। तो बाकी तो ऑप्शन ठीक है। अगर तो डिस्ट्रेस सिंड्रोम छोटे बच्चों को होगा तो ये जो बाकी ऑप्शन है ये ठीक है कि लंग कंप्लायंस लो हो जाएगी, सब बातें ठीक है। ये बात गलत है। देयर एबिलिटी टू सिंथेसाइज DPPC इज़ लिमिटेड। DPPC जो होता है वो एक लिपिड होता है और लिपिड का इससे क्या ताल्लुक इस डिस्ट्रेस सिंड्रोम से, तो इसलिए ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि उसने पूछा यही है कि नॉट यू कौन सा वाला ऑप्शन है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द लंग वर पंचर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैपन। अगर तो हमारा लंग पंचर्ड हो जाए तो क्या होगा, तो वह कहता है कि द रिलैक्सेशन प्रेशर ऑफ द चेस्ट वॉल वुड इंक्रीज अंटिल इट सरपास द एटमॉस्फेरिक। वह कह रहा है कि जो चेस्ट वॉल का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स कंसर्निंग द इफेक्ट ऑफ एफर्ट ऑन एयर फ्लो एंड वॉल्यूम ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। में कहता है इनमें से जो ऑप्शन दिया है इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। अगर तो हम बात करें कि इफेक्ट क्या होता है जब हम सांस लेते हैं उसका वॉल्यूम के ऊपर और एयर फ्लो के ऊपर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट लो एंड मॉडरेट लंग का वॉल्यूम द ग्रेटर द एफर्ट अबव द थ्रेशोल्ड द ग्रेटर द एयर फ्लो इन एक्सपायरेशन। तो ये बात गलत है, क्योंकि लो और मॉडरेट लंग वॉल्यूम जो होता है वो ग्रेटर नहीं होता थ्रेशोल्ड से। सो इस तरह ये ऑप्शन गलत है, इसीलिए हम इसको ठीक कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ द लंग का फंक्शन जो है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म है या सर्व्स एज अ रिजर्वियर ऑफ ब्लड फॉर द लेफ्ट वेंट्रिकल है या इट इज़ अ फिल्टर टू प्रोटेक्ट द सिस्टमैटिक वस्कुलेचर है। तो वो कह रहा है कि ये तीनों ऑप्शन ठीक है, क्योंकि हमारा लंग मेटाबॉलिज्म भी करता है, गैसेस का एक्सचेंज करता है, जिसकी वजह से हमारी जो खुराक होती है वो टूटती है, हमें एनर्जी मिलती है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में फंक्शन हो पाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये लंग्स कर रहा है, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू द एल्वेलाई एट द बेस ऑफ द लंग। वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एल्वेलाई, जो कि बेस पे एल्वेलाई मौजूद है, उनके ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर लेस एलास्टिक देन द एल्वेलाई एट द एपेक्स। जो ऊपर एपेक्स पे एल्वेलाई मौजूद हैं वो कह रहा है कि वो दे आर लेस एलास्टिक, ये उनसे कम एलास्टिक हैं। जो हमारी बेस पे एल्वेलाई हैं वो एपेक्स पे मौजूद एल्वेलाई से कम इलास्टिक हैं, इसलिए ये बात गलत है, क्योंकि ये ज़्यादा इलास्टिक होती हैं। इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि उसने पूछा यही है कि नॉट अप्लाई, कौन सी बात है जो गलत है, अप्लाई के मुताबिक नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपने एक काम ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मुझे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मुझे ज़रूरत है आपके सब्सक्रिप्शन की, इसीलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे शौक़ के मुताबिक। तो मेरे छोटे शौक़ को पूरा कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ इतना फ़ायदा होगा कि मुझे अच्छा लगेगा ये देख के कि मेरी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो मेरा खुशी होगी। तो इतना फ़ायदा होगा।